हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट 2019 का सीडीपी का 1 to 5 क्लास का जो प्रीवियस ईयर पेपर है यूथ पब्लिकेशन का, उसको एक्सप्लेन करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि ये छोटा वीडियो बने जिससे आपको देखने में आसानी हो। तो चलते हैं आपने फर्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्यधारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा। तो 2009 शिक्षा का अधिकार आपका समावेशी शिक्षा की ओर उसकी वकालत करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। कि सभी तरह के बच्चों को एक समान शिक्षा प्राप्त हो, ये किसका हो जाता है? समावेशी शिक्षा का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा वह विचारधारा है जिसमें सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। एक शिक्षक को क्या चाहिए? वह विशेष संस्कृतियां समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दें, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करें, वह संप्रेषित करें कि यह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है, वह महत्व देती है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम रखती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, वह संप्रेषित करें कि कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। तो इसका राइट आंसर क्या है? वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लें। तो बच्चों को हमें एक्टिव बनाना है, सक्रिय बनाना है, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, और भी ऑप्शन जो लिखे हैं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बट यहाँ पर हम आपको सिर्फ राइट आंसर बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए? जी नहीं। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए, या पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे पूरे क्लास में इन्वॉल्व हों, सक्रिय हों, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो कौन सी नहीं है? कंठस्थीकरण एवं स्मरण। हमें मेमोराइजेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, ये ज़रूरी होते हैं। कंठस्थीकरण या स्मरण करना ये इतना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? तो पहला क्या है? प्रतिभाशाली। फिर क्या है आपका? अधिगम अशक्ता, सृजनात्मक, अवदान की कमी, अति सक्रियता, प्रतिकर। तो प्रतिभाशाली क्या है? प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे 1 हो जाएगा। अधिगम अशक्तता धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है बच्चों में। ठीक है, तो ये नंबर 2 ये हो जाएगा। सृजनात्मक बच्चे क्या होते हैं? वो मूल संसाधनों के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 ये हो जाएगा। आसानी से विचलित होने की आदत, ये अवधान कमी, अति सक्रियता ADHD का आपका है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? देखिए, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा, DABC। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों की गलतियाँ अधिगम का एक भाग होती हैं तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ठीक है, केवल नंबरों पर नहीं होना चाहिए, किसी ऑब्जेक्टिव हो, लिखित कार्य हो, इस तरह नहीं, अलग गतिविधि के रूप में भी हमें नहीं लेना है। मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है क्या है? यहाँ पर एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, ये एक संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। तो ये गलत है।
बच्चों का उत्साह भंग हो जाता है, वे दबाव में आ जाते हैं, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चारों ऑप्शन आप पढ़िए, चारों ऑप्शन में जो आपको सबसे सही हो, सकारात्मक आंसर हो, ठीक है, जिससे आपको पॉजिटिव वाइब आ रही, वही ऑप्शन होता है। अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं समझ पा रहे हैं तो भी आप ऐसे गैस करके तुक्का लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करती है। पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, पाठ्यपुस्तक पर ज़्यादा फोकस नहीं देना है, तो ये ए और बी दोनों ही गलत हो गए हैं। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन आपका सी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विधियां जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों की स्वपहल का प्रयास शामिल है, इनमें से किसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, ठीक है, बच्चे अपने आप ही कोई भी चीज़ सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखी हुई स्थिति में किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। प्राथमिक, प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी सभी को पता है क्या होती है, विद्यालय, सरकार, मीडिया, परिवार। प्राथमिक क्या होती है हमारी, परिवार, और जो विद्यालय है और अदर हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं, वो सेकेंडरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक क्या है, परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि जीन पियाजे किस पर फोकस करते हैं, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ये मेन इनका जो प्रोस्पेक्टिव है वो ये है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर, जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना, सोशल कंस्ट्रक्ट है जेंडर। जेंडर या लैंगिकता का एक सामाजिक संरचना है, समाज की संरचना पुरुष और स्त्रियों से मिलकर बनती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। कौन है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये चार मेन पॉइंट होते हैं। हम सभी जानते हैं कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ये हमारे व्यापक आयाम हैं विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है हमें। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। आप लोगों ने हार्वर्ड गार्डनर की जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसको अच्छे से समझा होगा। उन्होंने बताया ना, हर व्यक्ति के अंदर कई तरह की बुद्धि होती है, संगीतिक, गणितज्ञ, इस तरह की। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को कैसे देखना चाहिए, सक्रिय अन्वेषक, ठीक है, कि प्रगतिशील बच्चा में बहुत ही एक्टिव बच्चा जाता है तो वो सक्रिय रहते हैं, नई नई खोज करते हैं। तो यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा में सक्रिय अन्वेषकों के रूप में बच्चों को देखना चाहिए। 21 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम कैसा होता है, एक सामाजिक गतिविधि, ठीक है। आप जानते हैं इनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ही है, तो एक सामाजिक गतिविधि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा देख लीजिए, सॉरी। पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा जाता है। पूर्व प्रत्ययात्मक काल 2 से 4 वर्ष और आंत प्रज्ञ काल 4 से 7 वर्ष। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों को उनकी अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा
पूर्व निर्धारित है, ये नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं पर्यावरण और परिवार ये सब चीज़ें जो होती हैं वो बच्चों के सीखने के लिए मायने रखती हैं। बच्चों को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा और एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है नहीं। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने हेतु उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए। तो ये भी जो होता है ना वो थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन होता है, पुरस्कार और दंड, तो ये तो बिल्कुल नहीं देना है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। तो इसका सकारात्मक ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है? डी। तो इसका राइट ऑप्शन भी आपका डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम कैसा होता है? अपरिष्कृत, स्थूल चालक विकास, परिष्कृत, सूक्ष्म बाल चालक विकास, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा समझ लीजिए। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती फिर भी चालक विकास का क्रम स्थूल चालक विकास तथा सूक्ष्म चालक विकास तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? क्या होती है वो? एडोलेसेंस, किशोरावस्था। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। सबसे पहले वयस्क बच्चा कब होता है? किशोरावस्था में आते ही उसके अंदर शारीरिक, सामाजिक, मानसिक ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनने लगती हैं। ये एक कठिन काल होता है बच्चों के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रक्षेपात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। बच्चों को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। सी है आपका बच्चों को पुरस्कार एवं दंड, तो हमने बताया ये तो बिल्कुल होता ही नहीं है। नेक्स्ट डी देखिए, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते तथा अन्वेषण करते हैं। तो सक्रिय बच्चा एक्टिव है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, कौन सा होता है मौखिक संवाद? जो बच्चे अपने आप से ही बात करते हैं कि हाँ हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये प्राइवेट स्पीच होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि प्राइवेट स्पीच क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? सभी जानते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, कि आप गुड़िया से खेल सकते हो, आप गुड्डे से खेल सकते हो, आप लड़की हो तो इस तरह के कपड़े पहनो, लड़के हो तो इस तरह के कपड़े पहनो। ये जेंडर रूढ़िवादिता है, तो इसे हमें बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तो इसका पॉजिटिव आंसर क्या है आपका? कि जो भी बच्चा सीख कर आया है अपने परिवेश से, परिवार से, उसका भी उसकी कक्षा में संचय करना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए, उससे रिलेटेड चीज़ें उसको समझानी चाहिए, तो बच्चा अच्छे से कोरिलेट कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। ये दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार ये बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो बच्चा क्या आएगा? दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास। इसको डर भी रहता है कि हम अगर चुरा लेंगे तो हमको दंड मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।